ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दिग्गजों का जमावड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी कार्यालय पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी यहां पर मौजूद है। तो आज क्योंकि पांचवी लिस्ट को लेकर सुगबुगाहट तेज है, पांचवी लिस्ट जारी हो सकती है, बताया जा रहा है किसी भी वक्त। पहली बात तो किसी भी वक्त पांचवी लिस्ट जारी हो सकती है और इसी को देखते हुए बीजेपी के कई नेता, कई मंत्री और प्रभारी, बीजेपी के चुनाव प्रभारी मध्य प्रदेश के लिए अश्विनी वैष्णव भी यहां पर मौजूद है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कई दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यालय में। और नरेंद्र सिंह तोमर, जिसे दिमनी से प्रत्याशी बनाया गया है, वो भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा बात करें सह प्रभारी की, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव की, वो भी यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी यहां पर मौजूद है, कार्यालय वो पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी मौके पर मौजूद हैं। तो कई मंत्री यहां पर मौजूद हैं, कई नेता यहां पर मौजूद हैं और यहां पर लगातार चर्चा की जा रही है पांचवी लिस्ट को लेकर। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील हमारे साथ हैं और शैलेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। सुशील, आपके पास ग्वालियर की जिन दो सीटों की आप बात कर रहे थे, जहां पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है, वहां पर कांग्रेस ने तो अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? बीजेपी किस चेहरे पर दांव खेल सकती है? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर जिले की जो दो सीट है जिन पर प्रत्याशी बीजेपी को घोषित करना बाकी है, वो ग्वालियर की पूर्व सीट है और ग्वालियर की दक्षिण सीट। ग्वालियर पूर्व सीट में अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को रिपीट किया है। वर्तमान एमएलए सतीश सिकरवार, जिन्होंने उपचुनाव 2020 में जीत दर्ज की थी, वो ग्वालियर पूर्व से यहाँ टिकट प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा ग्वालियर दक्षिण से पिछली बार सबसे कम जीत 121 वोट से जीतने वाले कांग्रेस के एमएलए प्रवीण पाठक को कांग्रेस ने फिर से मैदान में उतारा है। ग्वालियर पूर्व से अगर बात करें बीजेपी की, तो यहाँ से माया सिंह का नाम सबसे ज़्यादा जो है सर्वे में ऊपर था और यही वजह है कि माना जा रहा है कि उनके नाम पर मोहर लगी है और लिस्ट में उनका नाम है। और कल भी उनके समर्थकों द्वारा इस तरह की खुशियाँ भी जाहिर की जा चुकी थी, क्योंकि माया सिंह यहाँ 2013 में जीतने के बाद 5 साल तक मंत्री भी रही थी मध्य प्रदेश सरकार में। हालांकि 2018 में उन्हें चुनाव लड़ने से इनकार करने के चलते टिकट नहीं मिला था। यहाँ से मुन्नालाल गोयल कांग्रेस से थे और सतीश सिकरवार बीजेपी से थे। 2018 में बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार सबसे ज़्यादा जो चर्चा में नाम था माया सिंह जी का ही था, सबसे दमदार चेहरा उनका ही है जो कांग्रेस के एमएलए सतीश सिकरवार को टक्कर दे सकती है। इसी तरह से दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो पिछली बार नारायण सिंह कुशवाहा, जो यहाँ लगातार 3 बार जीते थे, वो 2018 में महज 121 वोट से त्रिकोणीय संघर्ष में हार गए थे। दरअसल बीजेपी की समीक्षा गुप्ता ने बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था और लगभग 30,000 वोट समीक्षा ने हासिल किए थे और यही एक बड़ी हार की वजह बीजेपी की इस सीट पर बनी थी। 121 वोट से नारायण सिंह हारे थे। तो इन दोनों ही सीट पर जो नाम है बीजेपी के, ग्वालियर पूर्व से माया सिंह का नाम बताया जा रहा है और ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, क्योंकि कुशवाहा समाज का एक बड़ा चेहरा है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष भी है भाजपा के नारायण सिंह कुशवाहा, तो उनका नाम जो है जोर शोर से सुर्खियों में था और बताया जा रहा है कि उनके नाम पर ही मोहर लगी है। यहाँ हालांकि अनूप मिश्रा, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी लगातार ये दावा किया था कि वो इस सीट से टिकट चाहते हैं और चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब बातें ये भी सामने आ रही कि उनको पार्टी ने मना लिया है, अगला कोई बड़ा दायित्व उनको मिल सकता है। इसी तरह से ग्वालियर पूर्व में पिछली बार जो 2020 उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर यहाँ लड़े थे मुन्नालाल गोयल, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, वो ऑलरेडी बीज निगम के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, तो निश्चित तौर पर उनका टिकट कटना तय था और माया सिंह का नाम यहाँ से जो सबसे प्रबल था, बताया जा रहा है कि उनके नाम पर ही मोहर लगी। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में किस तरह की हलचल है? क्योंकि यहाँ पर अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा मौजूद है, शिव कुमार भी यहाँ पर अंदर मौजूद है। क्या और भी कोई यहाँ पर पहुंचने वाला है? कोई ऐसी जानकारी आपके पास?
देखिए, यहाँ पर जो सभी प्रमुख नेता है, वीडी शर्मा हो, इसके अलावा शिव प्रकाश हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, अश्विनी वैष्णव हो, ये सब अंदर बंद कमरे में बैठे। बताया जा रहा है कि ये नेता कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। उन लोगों से भी बात की जा रही, वरिष्ठ नेताओं जिनका टिकट काटने की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें अभी से संकेत दिया जा रहा है। और प्रत्याशियों से भी लगातार बात संगठन कर रहा है, कल भी की और आज भी, कि आपको टिकट मिल रहा है और आप तैयारी करिए और आपको पार्टी मौका दे रही है, जी जान से जुट जाइए। तो इस तरह का पूरा एक प्रक्रिया लगातार बंद कमरे में चल रही है। अभी सब नेता है, इसके पहले सुबह भी सबको फोन किए गए प्रत्याशियों के, जैसे कि भोपाल में एक सीट होल्ड थी, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर होल्ड थी, तो यहाँ पर भगवान दास सबनानी जो कि हुजूर से टिकट मांग रहे थे, उनके नाम पर सहमति हमने कुछ देर पहले पता किया, तो उनके नाम को भी मुहर लग चुकी, उन्हें भी बताया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं पार्टी अब प्रत्याशियों को बता रही है कि आपका चयन पार्टी ने किया है और आप चुनाव के लिए अब जुट जाइए। तो यहाँ पर कार्यालय से सभी जगह बात की जा रही है, यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई विरोध की स्थिति ना हो। तो ऐसे नेता जिनको लेकर नाराजगी सामने आ सकती है, किस तरह का विद्रोह हो सकता है, तो उन लोगों से बात की जा रही है। कुछ विधायकों के टिकट कट रहे हैं, कुछ मंत्री की बात आ रही थी, तो वो बात अभी की जा रही है और अभी भी कुछ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला बिल्कुल कोशिश यही होगी कि कोई भी ना रूठे, हर किसी को मना लिया जाए। अशरफ, सबसे पहले अगर कोई रूठता है तो वो दिल्ली की ओर ही रुख करता है। कोई ऐसी जानकारी अंदर खाने से कोई दिल्ली विजिट करने वाला है क्या? की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ पर उनको शायद ही कोई उनका जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात हो। जो सब मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं वो सब मध्य प्रदेश में ही हैं, इस वक्त यहाँ पर नहीं है। आप देखिएगा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं या प्रहलाद सिंह पटेल हों, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, सब अपने अपने क्षेत्र में हैं। और भाजपा ने एक रणनीति के तहत ही जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या दूसरे केंद्रीय मंत्री हों, संगठन से जुड़े बड़े नेता हों, सबको प्रदेश कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही लिस्ट आएगी तो विरोध जरूर शुरू होगा, विरोध के स्वर उठेंगे, तो ज्यादातर लोग भोपाल की तरफ रुख करेंगे। तो यहीं पर उनको बैठाकर बातचीत की जाएगी, उनको साधने का प्रयास किया जाएगा और जो रूठे हुए हैं उनको मनाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि कैसे आपको या अब इस चुनाव में मौका नहीं दिया गया, लेकिन बाद में आपको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, आप किस तरह से सरकार का हिस्सा बनेंगे, संगठन का हिस्सा बनेंगे। ये सब चीज़ें समझाने के लिए ही संगठन के बड़े नेता, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन वो एक संगठन के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वो वहाँ मौजूद हैं, शिव प्रकाश साहब मौजूद हैं, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव है। तो ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो मंझे हुए लोग हैं, जिनको वहाँ पहुँचेंगे, उनकी वो नाराजगी अगर होती है किसी की तो उसको दूर करने के लिए पहले से ही इंतजाम कर लिया। यानी भाजपा ने डैमेज कंट्रोल का अपना पूरा खाका तैयार कर रखा है, कहां पर किसको किस मौके पर भेजना है या किस मौके पर उतरना है, ये भी बहुत साफ है। अनुराग, जैसा कि अशरफ ने कहा कि सबसे पहले भोपाल की ओर ही लोग कोशिश करते हैं कि वहां जाकर अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखा जाए, वहां पर जाकर किसी तरह से प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाए। जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी दावेदार है, वो अपनी दावेदारी भी वहीं पर जाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कोई ऐसी सुगबुगाहट है भोपाल में? बात है कि चौतरफा रणनीति के तहत बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है और यही वजह है कि जो आखिरी सूची थी उसमें 1 से 2 और 2 से 3 नामों का पैनल तैयार किया गया था। और पहली सूची को लेकर जिस तरीके के विवाद निकलकर सामने आए थे, हालांकि वो दूसरी, तीसरी, चौथी सूची में इस तरीके के बड़े विवाद निकलकर सामने नहीं आए, लेकिन अब बीजेपी की कोशिश है कि जो आखिरी सूची होगी उसमें किसी तरीके का विवाद ना हो, उससे पहले ही डैमेज होने से पहले ही कंट्रोल की कवायद तेज हो गई है। यानी कि समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर किस उम्मीदवार और बहुत जरूरी है समन्वय बनाना, क्योंकि इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। बीते समय कांग्रेस ने जिस तरीके से हार का सामना किया 15 महीने में ही, एक तरह से अपने ही विधायकों से हार गई कांग्रेस, तो उसने रणनीति तैयार की है अलग तरीके से। बीजेपी को भी एक रणनीति तैयार करनी होगी। हम इसलिए कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। खैर, आप लोग बने रहिए, नजर बनाते रहिएगा और जानकारी जो भी होगी फौरन आप लोग के पास आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी का जानकारी साझा करने के लिए।
रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता की हत्या पर सियासत गर्मा गई है और रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या पर सियासत हो रही है। रमन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आदिवासी बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं। कुशासन के विरुद्ध हमने डरने या रुकने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है। तो सुना आपने रमन सिंह का क्या कहना था। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा, मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारंग की जो हत्या हुई है, ये भी टारगेट किलिंग है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास हुआ है। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। तो मोहल्ला मानपुर में हुई बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छत्तीसगढ़ में अब टारगेट किलिंग का काम शुरू हो गया है। बस्तर के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के बीच अपना जन आधार खो चुकी कांग्रेस पार्टी कहीं धर्मांतरण के लिए तो कहीं अपने राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार हत्याएं टारगेट किलिंग के रूप में करा रही है। तो इधर बीजेपी नेता की हत्या को लेकर कांग्रेस ने कहा, मोहल्ला मानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या होना बेहद निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। घटना के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है वो बेहद आपत्तिजनक है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लाश की राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पे लाश पे रोटी सेकने का काम किया है। बिजनपुर में भी वही कर रहे हैं, लाश पे रोटी सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जुड़ रही है तो लाशों पे राजनीति कर रही है, ये बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान शेयर करते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो फिर सामने आए, इस मुद्दे को लेकर सामने से बातचीत की जाएगी। हालांकि आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को है और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। चुनाव पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल सेंटर बनाया है। विज्ञापन की खबरें, हेट स्पीच सहित अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। ये कैंडिडेट्स के लिए, ये नेताओं के लिए खास तौर पर देखिए, आपको दिखा रहे हैं ये हेट स्पीच अगर कोई देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये सेंटर बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से कंट्रोल सेंटर बनाया गया है
चाहे किसी भी तरह का कोई विज्ञापन हो, नेताओं से जुड़ा हुआ हेट स्पीच हो या फिर अन्य गतिविधियां, सब पर नजर रखी जाएंगी। कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा और पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है और यहाँ से पूरी जो पैनी नज़र है निर्वाचन आयोग है वो यहाँ से पूरी रखेगी, चाहे हेट स्पीच का मामला हो या फिर पेड न्यूज, तमाम ऐसे। इसके साथ ही साथ अलग अलग कई कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं जहाँ से तमाम पूरे प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीट में जब निर्वाचन होंगे तो उसकी तैयारी के साथ साथ किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, इन तमाम गतिविधियों को यहाँ से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से यहाँ से नज़र रखा जाएगा। पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। 2 चरणों पे मतदान है वो होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। कांकेर जिले में पहले चरण में चुनाव होने हैं। कांकेर, भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ तीनों विधानसभा के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन था, जिसमें अंतागढ़ विधानसभा के लिए दिग्गज नेता वर्तमान विधायक अनूप नाग, विक्रम उसेंडी और पूर्व विधायक मंगतू पवार ने नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें, अंतागढ़ के कांग्रेस विधायक अनूप नाग टिकट कटने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। वहीं अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के 2 बार विधायक रहे मंगतू पवार ने भी नामांकन दाखिल किया है और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। अंतागढ़ विधानसभा से एक और कद्दावर नेता बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने भी नामांकन दाखिल किया है। विक्रम उसेंडी इस विधानसभा से 4 बार विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद भी चुने गए हैं। तीनों के चुनाव मैदान में होने की वजह से चुनाव रोचक हो गया है। हमारे तीनों विधानसभा के तीनों प्रत्याशियों का एक साथ संयुक्त रूप से आज नामांकन दाखिल हुआ और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ हमारे कार्यकर्ताओं और जनता के द्वारा आकर के रैली के रूप में आकर के हम नामांकन दाखिला किया है। तो निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे हमारे कांकेर जिले के तीनों विधानसभा अंतागढ़, भानु प्रतापपुर और कांकेर विधानसभा से यहाँ की जनता तीनों प्रत्याशियों को विजयश्री का आशीर्वाद देगी। हम कांकेर विधानसभा की तीनों सीट जीत करके छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सरकार, भूपेश सरकार की आखिरी समय चल रहा है, उल्टी गिनती पूरी शुरू हो चुकी है। 97 से 98 से चुनाव लड़ रहे। दूसरे पोजीशन में कौन है? दूसरे पोजीशन में कौन रहेगा? अगर आप कांग्रेस को तीसरा मान रहे हैं, दूसरा पोजीशन में कौन रहेगा ये तो मतदाता तय करेंगे, पर यदि हमको पूछोगे तो हम तो कहेंगे कि हम पहला नंबर में रहेंगे। मेरा सवाल, कांग्रेस आप तीसरे नंबर रहे हैं, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, सीपीआई में रहे, अब ऐसा क्या स्थिति बना कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, मैं पिछले समय कांग्रेस में रह के विड्रा किया था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कांग्रेस के अनुशासन के दायरे से हम बाहर। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। आप सोचते होंगे कि अनूप नाग को निर्दलीय प्रत्याशी बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं इस विषय पर इतना जरूर कहना चाहता हूं। मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने 5 साल बड़े ईमानदारी से काम किया, विकास के जनता के जो एक उम्मीदवार से अपेक्षा रहता है उसके अनुसार ही मैंने काम करने का प्रयास किया। बड़ी खबर कांकेर से आ रही है, जहां कोयलीबेड़ा से पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इसमें 2 माओवादी ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ वाली जगह से एक इंसास राइफल और दूसरे हथियार मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मौके से जो हथियार बरामद हुए हैं वो जवानों से लूटे हुए हथियार हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया, जिससे कि माओवादियों को बैकफुट पर धकेला जा सके। 26 दिन बाद यात्री ट्रेन जगदलपुर आई। भूस्खलन की वजह से केके रेल लाइन पर जर्ती और मनाबार के बीच भूस्खलन के चलते ट्रेनें बंद हो गई थी और इसी के साथ किरुंदुल पैसेंजर को भूस्खलन वाली जगह से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाया गया।
के रेल लाइन बहाल होने से यात्रियों को राहत मिली है। तो 26 दिनों बाद ये रेल लाइन फिर से शुरू हो चुका है, जिससे कि यात्रियों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली है। भूस्खलन की वजह से आए दिन रेलवे ट्रैक के बंद हो जाने से यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया था, तो कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार 26 दिन बाद ये रेल लाइन फिर से शुरू हो चुकी है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में एक बार फिर सड़क किनारे भालू नजर आया है, जिसका वीडियो राहगीरों ने बना लिया। ये भालू मरवाही के दानी कुंडी गांव में देर शाम सड़क किनारे बैठा था। भालू को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये भालू आप देख रहे हैं, पर्यटकों ने इसका वीडियो बना लिया। सड़क किनारे भालू को देखा गया और सबसे बड़ी बात ये कि वहां पर मौजूद पर्यटकों ने इसका वीडियो बना लिया। भालू को देखने के लिए भीड़ लग गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।